Hope that you all are fit and fine, everyone. Myself Ashish Nirwala, and today we will discuss the third part of our history book of chapter second, that is from trade to territory. Basically आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स एंड हाउ कंपनी रूल एक्सपेंड्स. अब देखिए, कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स. व्हाट इज़ नवाब्स? बेसिकली अंग्रेज लोग थे, हर चीज़ इतरा के बोलने की आदत थी. नवाब को नवाब्स, तो इस तरीके से बोलते थे. What did it mean to be nawabs? It means of course that the company acquired more power and authority. नवाब्स का मतलब है कि कंपनी को और ज़्यादा पावर और ज़्यादा अथॉरिटी की ज़रूरत थी. बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स. लेकिन इसके अलावा उनका कुछ और मकसद भी था. ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स. उन्होंने कहा कि कंपनी के अगर कोई सर्वेंट भी है, नौकर भी है ना, उसको भी नवाब की ज़िंदगी जीने की पूरा अधिकार है. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वॉज फोर्स टू गिव लैंड एंड वाज सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल. बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल के जो नवाब हैं उनको फोर्स किया गया कि भैया अब आपको अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा और कुछ पैसा कंपनी ऑफिशियल्स को एज ए गिफ्ट, पर्सनल गिफ्ट देना पड़ेगा. एंड रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड फॉर द फॉर्च्यून इन इंडिया. ही हैड केम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 द एज ऑफ 18. और रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास में आ गया था इंग्लैंड से सन 1743 में, उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव की एज 18 साल की थी. When in 1767 he left India, his Indian fortune worth rupees 401,102. Interestingly, when he appointed governor in Bengal in 1764. 1767 में उसने भारत को छोड़ दिया था. अच्छी खासी उसके पास जमा पूंजी भी थी, क्योंकि 1764 में उसको गवर्नर घोषित कर दिया गया था भारत का, बंगाल का. He was asked to remove corruption in company's administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा तो इसलिए अपॉइंट किया था कि वो करप्शन को हटाए कंपनी से. लेकिन जब उसका खुद का क्रॉस एग्जामिन किया गया 1772 में, तो उसके पास खुद बहुत ज़मीन जायदाद मिली. और जब उससे हिसाब पूछा गया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ मिली और सन 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने सुसाइड कर लिया. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. हालांकि क्लाइव की तरह और कोई कंपनी ने बिल्कुल भी इतना पैसा नहीं कमाया. Many died at early in India due to disease and war. बहुत से लोग भारत में मर गए. कैसे मर गए? कुछ तो युद्ध में मर गए, कुछ बीमारी से मर गए. And it would not be right to regard all of them एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट. और हम सभी को करप्ट भी नहीं कह सकते, डिसऑनेस्ट भी नहीं कह सकते कि भैया ये डिसऑनेस्ट लोग हैं. मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड देयर अपरमोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया. बहुत से लोग जो है बहुत ही अलग बैकग्राउंड से आए थे, और उनका जो डिज़ायर, उनकी जो इच्छा थी, वो इच्छा थी कि वो भारत में जाके कुछ अर्न करे, अच्छा खासा पैसा अर्न करे, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लेड अ कंफर्टेबल लाइफ. कि भारत में पैसा अच्छा कमाएं, फिर यहाँ से अपने देश को लौट जाए
और फिर क्या होगा, देश में लौटने के बाद वहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ वो जिए। Those who managed to return this wealth led flashy lives and flattened their riches, they were called nabobs। और जिनके पास वो जमा पूंजी, बहुत सारा धन एकत्रित हो गया, वो इंग्लैंड में जाके वो नबॉब्स बन गए। एंड Anglicized version of the Indian word Nawab, they were often seen as the upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of plays and cartoons। तो ये क्या, ब्रिटिश सोसाइटी में भी इनका हाई सम्मान होने लगा क्योंकि नवाबों वाली ज़िंदगी जीने लगे, और वो जो प्लेज होते थे, कार्टून्स होते थे, उनमें दे मेड फन। कंपनी रूल्स एक्सपेंड, अब कंपनी ने अपने रूल को किस तरीके से, अपने साम्राज्य को किस तरीके से बढ़ाया। इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडिया स्टेट बाय द ईस्ट इंडियन कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से 1857 तक की बात करें तो सर्टेन की एस्पेक्ट्स इमर्ज, बहुत सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। द कंपनी रियरली लॉन्च्ड डायरेक्टली मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। तो जो कंपनी है, कंपनी ने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करवाया एक अननोन टेरिटरी में। इंस्टेड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्साइंग एन इंडियन किंगडम बाय हुक और बाय क्रूक। दो रास्ते होते हैं, या तो प्यार से या तकरार से। दोनों तरीके ब्रिटिशर्स थे, दिमाग इतना चलाते थे, गलत रास्ते ज़्यादा अपनाते थे। प्यार से कुछ नहीं करना, गलत रास्तों से करना, आपस में लोगों की लड़ाई लगवानी, और फिर क्या करना, दूसरों को अपने उसमें लेके उन्हीं में बीज बो देनी, लड़ाई करवा देनी, और फिर उन्हीं के साम्राज्य पे अपना राज्य स्थापित कर देना। वही काम इन्होंने किया। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुआ सन 1764 में, जिसके बाद द कंपनी ऑफिशियल रिसाइड्स इन इंडियन स्टेट्स, और जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो भारत में परमानेंट रहने लगे। देवर पॉलिटिकली और कमर्शियली एजेंट, वो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे, और उनकी जो जॉब थी वो टू सर्व फर्दर्स द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो इंटरेस्ट होता था उसको सर्व करने में। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। जब वो वहीं रहने लगे, जो भारत के खुद के अपने इंटरनल अफेयर्स थे उसमें वो हस्तक्षेप करने लगे। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। मतलब अपने आप को पता नहीं क्या मानने लगे, कहने लगे हम बताएं कौन राजा बनने के लायक है, किसको उठा के फेंकना है, मतलब किसको उसकी पद से हटाना है। समटाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस, और बहुत सी बार तो कंपनी ने फोर्स किया लोगों को सब्सिडियरी अलायंस के। अब ये सब्सिडियरी अलायंस है क्या? अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स। इसके अनुसार ये था कि जो भारत है, भारतीय जो सेना है, वो इंडिपेंडेंटली उनके पास अपनी खुद की आर्मी नहीं होगी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उनको कंपनी बचाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम होगी कंपनी करेगी, बट लेकिन दे हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। लेकिन उनकी मेंटेनेंस के लिए देखो सरकार को पैसा देना पड़ेगा। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक पेमेंट, अगर इंडियन रूलर पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, देन द पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज अ पेनल्टी, तो उनकी साम्राज्य का कुछ भाग एज ए पेनल्टी ले लिया जाएगा, दंड के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेल्सली वॉज गवर्नर जनरल, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। जिस समय रिचर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल थे अवध के, उस टाइम वहाँ पे
जो नवाब हुआ करते थे उनको मजबूरन आधी ज़मीन आधी टेरिटरी 1801 में उनको देनी पड़ी, क्योंकि ही हैड टू फेल टू पे सब्सिडियरी फोर्सेस। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की कि ये टीपू सुल्तान था कौन। द कंपनी restored to direct military confrontation with its so a threat to the political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. अब एक कहानी है मैसूर की, वहाँ से ये शुरू होता है सिलसिला। अब आइए पढ़ते हैं। Mysore has grown in strength under the leadership of powerful leader like Hyder Ali and his famous son टीपू सुल्तान। मैसूर अपने आप में बहुत एक सक्षम साम्राज्य माना जाता था, बहुत पावरफुल राजा वहाँ हुआ करते थे, हैदर अली, फिर उनके बेटे हुए टीपू सुल्तान। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट विद द कंपनी परचेज पीपर एंड कैरामल। यहाँ से इलायची और ये काली मिर्च, लौंग वगैरह ये खरीदती थी कंपनी। कहाँ से? मैसूर के मालाबार कोस्ट से। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पीपर एंड कैरामल थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम। सन 1785 में टीपू सुल्तान ने बैन लगा दिया कि यहाँ से चंदन, पीपर, काली मिर्च एंड कैरामल, इलायची वगैरह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी। एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और जो लोकल के मर्चेंट थे, जो लोकल के व्यापारी थे, उनको भी साफ मना कर दिया कि अब आपको कंपनी से कोई भी सामान नहीं देना है। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। उसने फ्रेंच के साथ एक रिश्ता बनाया। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और अपनी और उनकी हेल्प से क्या किया, इंडिया को अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। द ब्रिटिश वॉज फ्यूरियस, बहुत नाराज हुए ब्रिटिशर्स। दे सो हैदर एंड टीपू एंड एम्बियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। तो लगा भाई ये तो हैदर अली भी बहुत डेंजरस, उसका बेटे भी बहुत डेंजरस। रूल्ड हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड, जिनका मतलब था ये तो मरो मारो या रूल करो। 4 wars वर फोर्ट विद मैसूर। 4 महायुद्ध हुए 1767 से 69 तक, 80 से 84 तक, 90 से 92 तक और सन 1799 में। ऑन इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। लास्ट चौथे उसमें जाके कंपनी ने विक्ट्री विन की और टीपू सुल्तान was killed defending his capital श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान मर जाते हैं उस युद्ध में अपने साम्राज्य बचाते हुए। मैसूर was placed under the formal ruling dynasty of warriors and subsidiary alliance was imposed on the state। और फिर वहाँ पे भी क्या हुआ, सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज कर दिया गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे till here we have discussed remaining part, the chapter we will discuss in the next video। so अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिनको पुरानी वीडियोस भी देखनी है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके बाकी की पिछली चैप्टर्स की भी वीडियो देख सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।